हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम लेके आए आपके सामने नया वीडियो जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो या असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो या नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, यानी कि होम साइंस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये यूट्यूब चैनल आपको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस वीडियो प्रोवाइड कराता है जैसे ही समय मिलता है। तो ये क्वेश्चंस कोई कॉपी पेस्ट नहीं रहते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं, क्वेश्चन कहाँ से टफ बन सकता है उस प्रकार के ये सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मोस्टली 26 से 27 वीडियो हो चुके हैं और प्रत्येक वीडियो में हम 20 से 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखें अभी तक वो कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो देखें और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कमेंट करें और अपनी क्वेरी को सॉल्व करें। जो लोग फेसबुक या टेलीग्राम पेज पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो कृपया करके वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएंगे काफ़ी। और फेसबुक पर तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा है ग्रुप ऑफ होम साइंस के। तो जो लोग चाहते हैं कि ये कुछ उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो, उनके पास नहीं है, तो वो वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मोस्टली 50% तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। और ध्यान रहे, मेरा कोई ऑफिशियल दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं है, सिर्फ यही एक यूट्यूब चैनल है। मैं यहीं वीडियो डालता हूँ जैसे मुझे समय मिलता है। कुछ लोग मुझे लिंक भेजते हैं चैनल की कि सर ये आपका वीडियो है क्या, ये आपका चैनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि अगर हमको पता चल गया कि आपने हमारे क्वेश्चंस कॉपी किए, हमारा वीडियो कॉपी किया है, तो हम आपका चैनल टर्मिनेट करवा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ किन ग्रुप, क्लैन, लाइनेज, विलेज एंड सोशल क्लासेस नॉन एज, यानी कि नातेदारी समूह, कबीले, वंश, गांव और सामाजिक वर्ग की सीमाओं के भीतर विवाह की प्रथा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक्सोगैमी यानी कि बहुविवाह, और दूसरा है एंडोगैमी, तीसरा है हाइपोगैमी और चौथा है हाइपरगैमी। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, यानी कि अपने ही नातेदारी समूह या कबीले, वंश या गांव और सामाजिक वर्ग की सीमाओं के भीतर विवाह करने की प्रथा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इंडोगैमी बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, इंडोगैमी। और एक्सोगैमी क्या होता है, जब हम अपने नातेदारी समूह या कबीले, वंश या गांव और सामाजिक वर्ग की सीमाओं से बाहर शादी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी बोलते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, एक्सोगैमी, इसका जस्ट अपोजिट। और हाइपोगैमी क्या होता है, हाइपोगैमी मतलब अपने कास्ट या अपने रिलीजन, अपने सोशल स्टेटस से नीचे शादी करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोगैमी। और हाइपरगैमी मतलब कि अपनी जात, अपने कास्ट, अपने समाज से उठ के ऊपर शादी करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरगैमी। ठीक है, ये 4 टर्म है, अच्छे से आप समझ लेना। ये फैमिली मैरिज जो होते हैं उनके क्वेश्चंस बनते हैं, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आज का। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रापर्सनल ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक मानव संसाधन हैं। पहला है यहाँ पे पार्क, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा है स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, और तीसरा है एयर, स्पेस, टेम्परेचर, और चौथा है कार, हाउस, फर्नीचर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इंट्रापर्सनल ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो खुद के अपने अंदर हैं वो कौन से हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, ये जो हैं ये कैसे हैं, इंट्रापर्सनल ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है, और इंटरपर्सनल ह्यूमन रिसोर्स क्या होंगे, इंटरपर्सनल मतलब कि दो लोगों से या दो लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं तो उनके बीच में हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल। यानी कि सपोज करो कि कहीं आपका जुगाड़ है, तो कहीं जुगाड़ है किसी माध्यम से होगा ना, मीडिएटर कोई ना कोई तो होगा ही। तो वो कैसे होंगे, वो इंटरपर्सनल ह्यूमन रिसोर्स होंगे। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये सारे ये पार्क है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर है, ये क्या है, ये सब नॉन ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं आज का। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत
किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था यहाँ पे? इवर्ट रोजर्स पहला ऑप्शन, दूसरा एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, और तीसरा है विल्बर सचराम, और तीसरा है शैनन एंड वीवर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी किसने दी थी? यानी कि ये होता क्या डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन? इसको समझते हैं जो कम्युनिटी में जैसे कि कोई भी सूचना फैलानी है या फैलनी है तो वो किस तरीके से स्प्रेड होती है कम्युनिटी में या समाज में या गांव में कहीं भी, तो उस किस तरीके से उसका वो प्रचार उसका किस तरीके से किया जाता है। यानी कि कोई नई सूचना है तो उसका किस प्रकार से कम्युनिटी में स्प्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही ऑप्शन है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन यहाँ सही है। इवर्ट रोजर्स इन्होंने क्या दिया था? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। और बाकी ये क्या है? ये जो तीनों है एरिस्टोटल, सचराम और शैनन वीवर, ये क्या है? इन्होंने मॉडल दिए थे, ठीक है, एक्सटेंशन के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का। द कलर्स विच आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर ऑन अ कलर व्हील आर नोन एज, ठीक है। यानी कि वे रंग जो एक रंग के पहिए पर एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दूसरा एनालॉगस कलर यानी कि अनुरूप कलर, और तीसरा है मोनोक्रोमेटिक कलर, और चौथा है प्राकृतिक कलर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? जो एक दूसरे के अपोजिट कलर हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। एक दूसरे के जो कलर व्हील में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कलर होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और एनालॉगस कलर कौन कौन से होते हैं? एनालॉगस वो होते हैं जो जस्ट एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, साइड में, ठीक है। जस्ट एक दूसरे के अगल बगल जो कलर होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस कलर बोलते हैं, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक कलर कौन से होते हैं? मोनो मतलब वो एक, और क्रोमेटिक मतलब क्रोमा या ह्यू बोलते हैं इसको, मोनोक्रोमेटिक ह्यू बोलते हैं। ह्यू कौन से होते हैं? मोस्टली टिंट और शेड, ब्लैक और वाइट, तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर बोलते हैं। नेचुरल कलर तो पता ही होगा आपका, रेड, येलो और ब्लू, ये कैसे हैं? नेचुरल कलर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन द डबल फोर्टिफाइड साल्ट यानी कि DFS एक्सेप्ट आयोडीन? हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आयोडीन को छोड़कर डबल फोर्टिफाइड नमक में मौजूद होता है? कौन सा है इसमें? पहला ऑप्शन देखते हैं जिंक है, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयरन और चौथा मैग्नीशियम। तो कौन है? आयोडीन तो है ही, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा होता है सी ऑप्शन यहाँ सही है, आयरन, ठीक है। डबल फोर्टिफाइड जो साल्ट होता है उसमें आयोडीन के साथ साथ हम क्या मिलाते हैं? उसमें आयरन का फोर्टिफाइड किया जाता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं आज का। व्हाट डू यू मीन बाई मेटामेरिज्म? यानी कि मेटामेरिज्म से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है चेंज ऑफ कलर ड्यू टू लोकलाइड एब्रेसिव वियर, या सेम कलर अपीयर्स डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइट सोर्सेज। तीसरा ऑप्शन है अनइंटेंशनल शेड वेरिएशन विद इन अ पीस ऑफ फैब्रिक, और चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल ऑफ शेड बैंड अक्रॉस फैब्रिक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेम कलर अपीयर्स डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइट सोर्सेस, मतलब कि एक ही कलर का फैब्रिक है और उस पर जब लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ता है तो वो फैब्रिक जो है वो कलर किस लाइट में किस प्रकार का दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि उसका कलर का जो वो होता है क्या सेम कलर होता है, जिसका मेन कलर होता है जो उसका वो बदल जाना कैसे? लाइट में, डिफरेंट लाइट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का समूह उपागम नहीं है? कौन सा? ग्रुप अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। सिंपोजियम, फोरम, वर्कशॉप या कंपेनियन अभियान, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन का अप्रोच कौन सा नहीं है यहाँ पे? यहाँ जो है डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कंपेरिजन जो है अभियान वो ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। और 3 तरीके के कम्युनिकेशन हम आपको बताए थे पहले भी, इंडिविजुअल,
ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। जिसने नहीं समझा है आप पुराने वीडियो देखें, आपको मिलेंगे ये सारे टर्म, आपको अच्छे से डिफाइन करके बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन जो है जो ये ग्रुप कम्युनिकेशन का अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज अ मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापने के लिए इस्तेमाल की जाने विधि कौन सी है, किसके मापन के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी प्रयोग करते हैं? मसल्स फैटिग या मांसपेशियों थकान के लिए। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फिनोमिनन अकरिंग इन द मसल्स, यानी कि पेशी में होने वाली विद्युत घटना के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फिनोमिनन अकरिंग इन द बोन्स, हड्डियों में होने वाली विद्युत घटना। और चौथा ऑप्शन क्या है? एफिशिएंसी ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतकों की क्षमता के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ 8वें क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फिनोमिनन अकरिंग इन द मसल्स। क्वेश्चन नंबर आज का देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ फुलकारी, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुलकारी कई प्रकार की फुलकारी है? पहला ऑप्शन है चौबे, दूसरा है थिरमा, तीसरा है छाबरी वर्ग और चौथा है रतन वर्ग। तो इसमें कौन सा एक फुलकारी का प्रकार है, एक प्रकार की टाइप्स ऑफ फुलकारी यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सी है यहाँ पे? यहाँ सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। थिरमा जो है वो प्रकार के फुलकारी का प्रकार है, ठीक है। और चौबे क्या होता है यहाँ पे समझते हैं हम, चौबे, ठीक है। सॉरी, चौबे क्या होता है? चौबे वो होता है जिस पर हम फुलकारी बनाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का खद्दर का फैब्रिक होता है जिस पर फुलकारी की जाती है। फुलकारी एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। ये कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। आप जानते होंगे, हम पुराने वीडियो में बता भी चुके हैं आपको, जिन लोगों ने सुना होगा उनको सबको पता ही होगा कि फुलकारी इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी विच स्टेट बिलोंग टू पंजाब, ठीक है। और तिरमा क्या है? ये टाइप्स ऑफ फुलकारी। और चौबे क्या है? जिस फैब्रिक पे फुलकारी बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? चौबे। ये एक प्रकार का खद्दर का फैब्रिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे चाबरी वर्क और रतन वर्क ये किससे संबंधित है? पटोला से, ठीक है। ये दोनों किससे संबंधित है? पटोला से। टाइप्स ऑफ पटोला बोलते हैं इनको, चाबरी वर्क और रतन वर्क को, ठीक है। पटोला कहाँ से संबंधित है, बिलोंग करता है, ये किस स्टेट का है? ये है गुजरात का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का। विच मेथड इज यूज टू एस्टिमेट द एनर्जी कंटेंट, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फूड, किसी भी भोजन की ऊर्जा मात्रा ऊष्मीय मान का अनुमान लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर, डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर या डबल लेवल्ड वाटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है 10वें का? यहाँ सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है ये भोजन में ऊष्मीय मान का अनुमान लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर और डबल लेवल्ड वाटर का। इनका जो किया जाता है उनका ह्यूमन की एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो मानव में जो एनर्जी का जो खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका अनुमान लगाने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये तीनों मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन कौन? डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर और डबल लेवल्ड वाटर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन आपको बता ही दिया, ए ऑप्शन यहाँ सही है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां आज का। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज स्पॉलेज मोस्टली इन कैंड फूड, ठीक है। जो कैंड फूड होते हैं, तो यानी कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में कौन से सूक्ष्म जीव अधिकतर खराब करता है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम दिए, क्लोस्ट्रीडियम है या सैल्मोनेला है या वैब्रियो कोलेरा या बैसिलस सीरीज है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? 11वें का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो बैक्टीरिया का नाम है। ये मोस्टली कैंड फूड में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ये स्पॉइलेज करता है, क्योंकि ये कैसा है? ये एनारोब बैक्टीरिया एक प्रकार का, ठीक है। जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सैल्मोनेला क्या है? सैल्मोनेला भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसकी डिजीज का नाम है सैल्मोनेलोसिस। ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिजीज जो होती है, और वैब्रियो कोलेरा से कॉलरा होता है। और बैसिलस एक प्रकार की स्पीसीज का नाम है, ठीक है। कुछ इसमें हार्मफुल होती हैं, कुछ हार्मलेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर आज का, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन था? यहाँ ए ऑप्शन सही था, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं आज का।
12वां क्या है, 1 कंजम्पशन यूनिट कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि एक खपत इकाई जिसको हम CU बोलते हैं कंजम्पशन यूनिट की ऊर्जा अवस्था के अनुरूप है। एक कंजम्पशन यूनिट या कितने किलो कैलोरी के बराबर होती है, वही हम सिंपल सा समझते हैं 2400 किलो कैलोरी या 1900 किलो कैलोरी या 1000 किलो कैलोरी पर डे या 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो यहाँ पे एक एडल्ट का एक हम लेके चलते हैं जो नॉर्मल है, वो कितना होगा यहाँ पे 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन 1 कंजम्पशन यूनिट होती है, ठीक है। और वर्ग के हिसाब से वहाँ पे एज के हिसाब से डिफाइन किया गया है कि किसको कितनी कैलोरी की यूनिट होती है, रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन यहाँ सही है 2400 किलो कैलोरी पर डे। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं आज का, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ 1% ऑफ फैट और ऑयल इन द हेल्दी डाइट, यानी कि स्वस्थ आहार में वसा या तेल के एक भाग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10 ग्राम, 45 ग्राम, 15 ग्राम या 5 ग्राम। ये पोर्शन साइज पूछ रहा है कि 1% जो है वो कितने ग्राम का होता है फैट का। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ डी ऑप्शन सही है। 5 ग्राम जो है एक पोर्शन होता है फैट का हेल्दी डाइट के लिए, ठीक है। और कितने पोर्शन आपको लेने हैं फैट के, 4 पोर्शन, कितना 4, 20 ग्राम तक आपको फैट आपको लेना ही लेना है प्रतिदिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि ICAR वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, भारतीय कृषि परिषद ICAR की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 16 जुलाई 1929 को, 15 जुलाई 1929 को, 10 जुलाई 1929 को या 23 जुलाई 1929 को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। समझ लेना अच्छे से 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का, विच में बी द फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है। एनीमिया का शारीरिक कारण कौन सा हो सकता है, ब्लड लॉस यानी कि रक्त की हानि, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज RBC प्रोडक्शन यानी कि RBC की उत्पादन में कमी, तीसरा ऑप्शन है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, हीमोलाइसिस, RBC का अत्यधिक विनाश होना या नुकसान होना, चौथा ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इन फिजियोलॉजिकल कॉज हैं ये एनीमिया के। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज टू इंक्रीज इन द टोटल RBC काउंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा RBC की कुल संख्या में वृद्धि के कारण होता है। पहला ऑप्शन है थैलीसीमिया, दूसरा है पॉलीसिथेमिया, तीसरा ऑप्शन है अप्लास्टिक एनीमिया और तीसरा है साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ पे जो है RB की क्या पूछ रहा है, RB की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन यहाँ सही है, पॉलीसिथेमिया बोलते हैं उसको, ठीक है। जब RBC की कुल संख्या में वृद्धि हो जाती है, टोटल काउंट ऑफ RBC नंबर ऑफ बढ़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसिथेमिया। और यहाँ पे समझते हैं हम थैलीसीमिया क्या होता है, थैलीसीमिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या होता है कि RBC कम होती हैं शुरुआत से, ठीक है, इसमें बाद में कोई चेंज नहीं होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है या जन्म होता है तो उस समय ये अगर डिजीज़ है उसको तो RBC काउंट जो है उसके कम रहेंगे ये हमेशा, ठीक है। और अप्लास्टिक एनीमिया जो है वो क्या है, ये क्या होता है कि RBC का बोन प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है। तो बोन मैरो से जब RBC बनती है लेकिन उसका जो RBC जो है वो कहाँ बनती है, बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन ये किसी कंडीशन से बोन मैरो जो है RBC प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं उसको, ठीक है। और साइड्रोब्लास्टिक क्या है, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया ये क्या है, बोन मैरो RBC प्रोड्यूस तो करता है लेकिन वो हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब आयरन या हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। समझ गए ना आप, चारों ऑप्शन अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि थैलेसीमिया क्या है, पॉलीसिथेमिया तो पता ही आपको कि क्वेश्चन ही आंसर है, और एप्लास्टिक एनीमिया एंड साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया, चारों ऑप्शन बता दिए, अच्छे समझा दिए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आज का, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ अ न्यू बॉर्न शुड बी, यानी कि नवजात शिशु का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए,
14.9 से 22 ग्राम पर DL, या 10 से 15 ग्राम पर DL, या 22 से 25 ग्राम पर DL, या 14 से 17 ग्राम पर DL। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, 14.9 से लेकर 22 ग्राम पर DL होना चाहिए नवजात शिशु का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 18वां देखते हैं। ग्लाइकोसूरिया अकर्स व्हेन द ब्लड लेवल इज, यानी कि ग्लाइकोसूरिया तब होता है जब रक्त का स्तर कितना होता है? 110 मिलीग्राम पर DL, या 180 मिलीग्राम पर DL, या 200 मिलीग्राम पर DL, या 80 मिलीग्राम पर DL। तो यहाँ पे देखते हैं 18वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जब 180 मिलीग्राम पर DL होता है तब क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। और ग्लाइकोसूरिया होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा हम। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है कि जब यूरिन में ग्लूकोज का एक्सक्रीशन या सीक्रेशन होने लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 180 तक पहुंच गया है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो यूरिन है उसमें आपका ग्लूकोज सीक्रेशन होने लगा है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं। ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, समझ गए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संचार के लिए उपयुक्त है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उत्तेजना की प्रतिक्रिया, या ईवर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कभी निरंतर प्रक्रिया, और तीसरा ऑप्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया, विचारों का आदान प्रदान, और चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? यहाँ सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, संचार के लिए ये सभी उपयुक्त हैं, सुटेबल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं आज का। हाँ, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज गिवन बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सटेंशन का, यानी कि SMCR मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बर्लो के द्वारा, या रॉजर एंड शोमेकर के द्वारा, या पॉल लीगन्स के द्वारा, या ऑक्सफोर्ड और श्रामो के द्वारा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन यहाँ सही है। बर्लो ने जो दिया था वो SMCR मॉडल दिया था। ठीक है, ध्यान रखना आप अच्छे से इसको, SMCR के बारे में। SMCR क्या था इसका पूरा नाम? एस से क्या था? सेंडर। ठीक है, एम से क्या था? मैसेज, सी से क्या था? चैनल, और आर से क्या था? रिसीवर। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ये मॉडल किसने दिया था? बर्लो ने। ठीक है, और रॉजर्स ने जो दिया था, रॉजर एंड शोमेकर ने, उन्होंने क्या दिया था मॉडल में? उन्होंने SMCRE लगा दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसका तो बता ही चुके, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, और ई मतलब इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट जब था SMCRE लगा दिया तो वो मॉडल किसने दिया था? रॉजर एंड शोमेकर ने। ठीक है, और यहाँ पे पॉल लीगन्स ने क्या दिए थे? इन्होंने भी कम्युनिकेशन मॉडल दिए थे। ठीक है, तो इनके मॉडल में कितने थे टोटल पॉल लीगन्स के? इसमें थे कम्युनिकेटर, ठीक है, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, और यहाँ पे था रिस्पॉन्स। 6 थे, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और रिस्पॉन्स, पॉल लीगन्स के। ठीक है, और ऑस्गोड एंड सचराम, इनके जो थे, इन्होंने भी डायनेमिक मॉडल दिया था कम्युनिकेशन, और ऑस्गोड ने। तो इनके कौन कौन से थे? इनके सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर और डेस्टिनेशन। ऑस्गोड एंड श्राम ने जो दिए थे वो डायनेमिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था। तो वो उनके क्या थे एलिमेंट्स? सोर्स था, इनकोडर थे, सिग्नल था और डिकोडर थे। डेस्टिनेशन इनके थे, और पॉल लीगन्स का बता दिया, रॉजर्स एंड शोमेकर का बता दिया, बर्लो का बता दिया। तो आज के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ठीक है,
20 क्वेश्चन में किसके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं कमेंट करके। वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं आप लोग उन तक वीडियो पहुंचा दें और बोलें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ग्रुप ऑफ होम साइंस का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जो यहाँ है वो फेसबुक पेज पर भी जुड़ जाएँ, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएँ। बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए। और ध्यान रहे आप लोग अगर ऑनलाइन तैयारी कर ही रहे हैं हर चीज़ का तो थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें, किसी के बहकावे में ना आकर किसी के नोट्स मत खरीदें। एक बार आप खुद ही आप इन्वेस्टिगेशन कर लें चीज़ों को। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।